दोस्तों, ये एक नई स्टोरी है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इश्क मुबारक। स्टोरी का नाम एपिसोड फर्स्ट। मॉम। मॉम, आप समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। आप जानती भी नहीं हैं मैं कितना परेशान हूँ। कैसे कर सकता हूँ उस लड़की से शादी? सपनों में भी नहीं उस लड़की से सो गए। गॉड से दुनिया में वही लड़की मिली क्या डैड को? वो समझते क्या है, हर समय अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते। प्लीज कुछ कीजिए मॉम। ऋषि अपने घुटनों पर बैठ गया और सोफे पर बैठी वीना जी के गोद में अपना सिर रख दिया। वीना जी अपना हाथ ऋषि के सिर पर फेरने लगी। ऋषि, बच्चे क्या प्रॉब्लम है? एक ना एक दिन तो शादी होनी ही है ना। और तू किसी से प्यार व्यार भी तो नहीं करता। अवनी बहुत अच्छी लड़की है, मैं मिलूं हूँ 2-3 बार उससे। बहुत प्यारी है और तुम्हारे डैड ने सोच समझकर यह फैसला लिया होगा। तुम तो जानते ही हो उसे। और तुम्हारे डैड ने फैसला ले लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। वीना जी ने ऋषि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। ऋषि उठकर खड़ा हो गया। ऋषि, मॉम, आप प्रॉब्लम की बात कर रही हो, आप जानती भी है उसे। वह एक नंबर की बदतमीज लड़की है। गुस्सा उसकी सर पर बैठा रहता है। वह इतनी ज्यादा बोरिंग है, क्या बताऊं मैं आपको। कभी कभी तो मुझे लगता है बोरिंग शब्द ही उसी की वजह से इवेंट हुआ है। आई कॉन्ट बिलीव दिस। कोई इंसान किताब में बैठे बैठे अपना दिन कैसे गुजार सकता है? आपको पता है उसने कभी भी हम तीनों को चैन से स्कूल में सांस तक नहीं लेने दी है। 4 साल पहले जब उससे मेरा पीछा छूटा तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। वीना जी, ऋषभ, हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। तेरे साथ रहेगी तो वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ऋषभ, प्लीज मॉम, हर एक बार को दादी आपको परेशान करना छोड़ सकती हैं। चाची शॉपिंग भूल सकती हैं। चाचू डैड का ऑर्डर मानना भूल सकते हैं। साहिल किसी का हाथ पैर तोड़ दे, पर वह लड़की इंटरेस्टिंग कभी नहीं हो सकती। और तो और राहुल गांधी और मोदी जी साथ बैठकर चाय भी पी सकते हैं, बट शी कांट चेंज, नेवर। आप कहे तो डायनासोर भी वापस आ सकते हैं। वीना जी, बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, तेरे डैड का फैसला है। ऋषभ, मॉम, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। वह लड़की मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। आपको पता भी नहीं है, 6th क्लास में उसने मुझे पूरे स्कूल के सामने थप्पड़ मारा था। हर टीचर से हर टाइम मेरी शिकायत करती। अपनी मॉनिटरी गिरी से कभी बाज नहीं आती थी। आपको यकीन नहीं होता, अभी मैं आंसू और साहिल को भुलाता हूँ। वीना जी, जैसे तो मैं जानती ही नहीं हूँ तुझे। तू भी तो कितना बदमाश था, हर टाइम शरारत। अभी कौन सा बदल गया? शायद तेरे डैड को पता चल गया, इसीलिए उसे तेरी पत्नी बनाकर तुझे सीधा करना चाहते हैं। वीना जी हंसकर कहने लगी। ऋषभ, मॉम रियली आपको मजाक सूझ रहा है? अपना सिर पकड़कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वह कहीं कभी करता भी कहाँ है? मुझे तो लग रहा है जंग लग गया है उस हिस्से में। मॉम, शादी के लिए घर को रेनोवेट करोगी तो इसका एक दिमाग का हिस्सा भी कर देना, सारा काम एक साथ हो जाएगा। आह भरते हुए, पर एक पर ऐसा थोड़ी ना होता है। यह तो नेचुरल चीज है। हर किसी का अलग अलग होता है। किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होता आपकी तरह, और किसी के पास बहुत ज्यादा होता है मेरी तरह। दरवाजे पर खड़ी निक्की अपनी बातों को कहे जा रही थी, जिसे ऋषि सुनकर झुंझलाहट से भर गया। उसने एक कुशन उठाकर दरवाजे पर मार डाला, पर निक्की एकदम से पीछे हट गई। निक्की उर्फ निहारिका, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिस पर 3-4 आई शैडो लगे थे, भूरे रंग के बाल, किसी डिजाइनर चोटी बना रखी थी, जींस पहन रखी थी जो कि जगह जगह से फटी थी। बोली तो डिजाइनर और क्रॉप टॉप जिसमें हल्का सा पेट झांक रहा था। 19 या 20 साल की एक क्यूट सी लड़की। ऋषभ, निक्की अगर तू अभी के अभी यहाँ से दफा नहीं हुई मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। निक्की, बड़े आए सर फोड़ने वाले। वैसे भी मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी कुछ काम नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल आप कुछ काम करते ही कहाँ हो? आखिरी की लाइन बोलते बोलते निक्की हंसने लगी थी।
ऋषभ, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गई तो अपने डिजाइनर ड्रेस की हालत के जिम्मेदार खुद होगी। निक्की, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मॉम, चलिए ना, मुझे व्लॉग बनाना है। आपके साथ इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक तो इन्हें समझ नहीं आता क्या? अब कुछ नहीं होने वाला। अरे इतना ही नहीं, अपनी शादी तो डैड से जाकर बोलो। मुझे तो लग रहा है कि वह आपसे शादी क्यों करेंगी, क्योंकि डैड बता रहे थे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्टडी में तो हमेशा ही टॉप रही। सोचने का नाटक करते हुए अपने सिर पर उंगली रख देती है। अरे आपके ही स्कूल में तो और कॉलेज से ही बोर्ड में जिसने आपके स्कूल में टॉप किया था विद 98%, यह वही अवनी शर्मा है ना? और आपके कितने थे? 86 पॉइंट्स या 37? ऋषभ, अब देख तेरी ड्रेस की हालत। यह सब बोलकर आगे बढ़ने लग जाता है इससे पहले कि निक्की भाग जाती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर 2 मिनट में वो अपनी बात बोल लेगी और उसकी सारी ड्रेस का कबाड़ा बनता तय है। ऋषभ वापस वीना जी के पास आया और कहने लग जाता है, मॉम, आप जिससे कहेंगे मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बिना कुछ कहे, बट नॉट विद हर। प्लीज प्लीज आप एक बार डैडी से बात कीजिए ना, एक बार ट्राई तो कीजिए। वीना जी के हाथ वो अपने गाल पर रखते हुए, आप प्यार नहीं करती क्या मुझसे? ऋषु, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे डैड ने फैसला ले लिया है। वीना जी कहकर उठ जाती हैं और जाने लगती हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कह रही देती कि आप डरती हैं? आप डैड के सामने मुंह भी नहीं खोल पाती। ऋषभ बोलकर मुस्कुराने लग जाता है और मन में सोचने लग जाता है, यह वाला तीर तो बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। वीना जी वापस मुड़ी और तिरछी नजर से ऋषि को देखकर कहती है, क्या कहा तूने? मैं डरती हूँ, वो भी तेरे बाप से। ऋषि, और नहीं तो क्या, कभी भी आपने एजी ओजी, हाँ जी बिल्कुल जी, इसके अलावा कुछ कहा है उनसे? अरे आप लोगों तो कन्वेंशन ही ऐसी कर लगती है जैसे आप रोबोट और वह आपको ऑर्डर देते हैं और आप फॉलो करती हैं। हाँ जी, एजी, इससे ज्यादा कभी आपने कुछ बोला है उनसे? इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं उनसे डरती हूँ। उनसे क्या, मैं तो तेरी दादी से भी नहीं डरती। वो तो बड़ी है इसीलिए थोड़ी बात मान लेती हूँ और सुन लेती हूँ, वरना दुनिया में मैं किसी से नहीं डरती। बोल, क्या बोलना है तेरे डैड को? अब मैं भी देखती हूँ। मैं मेरी मर्जी के बिना अब मेरी मर्जी के बिना तेरी शादी वो कैसे करते हैं? बीना जी बिल्कुल आत्मविश्वास से बोलती हैं। ऋषि, तो चलो। अरे अभी तो वह नहा रहे होंगे, ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद ही कहेंगी अभी मुझे जाना है, नाश्ता बनाना है, वरना तेरी दादी को 2 मिनट नहीं लगेगा पूरा घर सर पर उठाने में। वीना जी बोलकर कमरे से निकल जाती है। वीना जी नीचे डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही थी। ऋषभ सामने के सीढ़ियों पर खड़ा सब देख रहा था। ऋषभ अपने आप में बड़बड़ाया, अभी तो बहुत लंबी लंबी हाँक रही थी। सीढ़ियों से उतरकर वो लंबे लंबे कदमों से वीना जी के पास के बगल में खड़ा हो गया। उनके हाथों से प्लेट ले लेता है और टेबल पर रख देता है। मॉम, अभी अभी कुछ देर पहले हम मेरे कमरे में थे, तब आपने कुछ कहा था बहुत जोश से, शायद आप भूल गई। ऋषि वीना जी से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, लेकिन उसके पीछे की झुंझलाहट कोई भी देख कर बता सकता था। वीना जी वापस प्लेट उठा लेती हैं। हाँ मुझे याद है, वीना जी कहती हैं। याद है तो जाओ ना, अभी तो आप कह रही थी ना दादी से ना डैड से, दुनिया में किसी से नहीं डरती। ऋषि ने वीना जी के ही स्टाइल में कहा। हाँ तो जाऊंगी ना, अभी सब नाश्ता करने आ रहे हैं, बहुत काम है मुझे, तो जा, रात में बात कर लूंगी। वीना जी बिना ऋषि के तरफ देखकर प्लेट पर ध्यान लगाकर कहती हैं, फिर डैड चले जाएंगे, फिर रात को आकर सो जाएंगे, कल सुबह फिर चले जाएंगे, फिर रात, ऐसे ही करते करते मेरी बारात निकलवा देंगी आप। मैं कह रहा हूँ ना, अभी जाइए और उनसे कहिए कि ये शादी के ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दें, क्योंकि मैं तो इसे नहीं खाने वाला। मोम, आप अभी जाओ। ऋषभ ने वीना जी को पीछे पलट कर पीछे से कंधे पर हल्का धक्का देते हुए कहा कि तेरी दादी ने कुछ बोला तो तू जिम्मेदार होगा। अभी उठेंगे और चाय मांगेंगे। वीना जी ने जाने से बचने की आखिरी कोशिश भी कर डाली। मैं दे दूंगा, यू डोंट वरी, बस अपने पति का दिमाग जरा सीधा
ऋषभ ऋषि बोल ही रहा था कि वीना जी की घूरती आंखें देखकर अपनी बात बदल डाली। अरे मतलब मेरे डैड को जाकर कहिए कि वो अपने बेटे की बलि ना चढ़ाएं। क्या मेरी खुशी बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें? वीना जी, जा रही हूँ लेकिन मुझे पता है नहीं मानने वाले। लिख कर दे रही हूँ। ऋषि, चलो जाओ। वीना जी आगे बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे कदमों से अपने ग्राउंड फ्लोर पर ही बने एक कमरे की तरफ चले जाती हैं। ऋषि अपनी नजर वीना जी के कदमों पर गड़ाए हुए था, लंबे लंबे कदमों से चलकर उनके पीछे जाता है। ऋषि धीरे से उनके कान में बोलता है, मॉम, यू नो व्हाट यू शुड ट्राई इन ऑल फिक्स। आई एम 100% श्योर दैट यू विल विन। वीना जी अपनी तिरछी नजरों से ऋषि को देखती हैं। ऋषि, इन्हीं कदमों के वजह से कछुओं को भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपसे। कसम से बारात निकलने से पहले तो पहुंच जाएंगी आप। नो डाउट। वीना जी, जा रही हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने सुबह से मेरा। वीना जी अपने कमरे में पहुंच जाती हैं। राजीव जी 3 पीस सूट में तैयार ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी टाई बांध रहे थे। आंखों पर चश्मा, छोटे छोटे बाल सेट थे, लंबा कद, चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली सीरियसनेस। वीना जी छोटे छोटे कदमों से उनके पीछे पहुंच जाती है। राजीव जी की नजर शीशे पर उन पर जाती है। वीना जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती हैं, फिर चुप हो जाती हैं। राजीव जी नोटिस कर लेते हैं। कुछ कहना है आपको? राजीव जी शांत से स्वर में बोलते हैं। जी हाँ, वो ऋषि कह रहा था, मतलब उसे शादी शादी नहीं करनी। वीना जी अटकते हुए अपनी बात पूरी करती हैं। उससे पूछा किसने? बिना किसी भाव के राजीव जी अपनी बात कह डाले। वो कह रहा था कि उसे अभी शादी नहीं करनी। वीना जी तेजी से अपनी बातों को खत्म कर डालती हैं। उसे शादी नहीं करनी। अवनी जैसी लड़की का साथ किस्मत वालों को मिलता है। वो एक काबिल और होशियार लड़की है। जिंदगी का लक्ष्य पता है उसे। नीतीश का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने शादी के लिए मना नहीं किया, वरना अवनी की जगह निक्की होती तो हरगिज मैं इस शादी के लिए मना कर देता। और मैं ही क्यों? आगे की बात राजीव जी वीना जी की तरफ पलटते हुए कहे, कोई भी बाप अपनी काबिल बेटी का हाथ कामचोर लड़के के हाथ में क्यों देना चाहेगा? मुझे उम्मीद है कि शादी के बाद आपके शहजादे में सुधार की शुरुआत होगी। वीना जी सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको कोई प्रॉब्लम है इस शादी से? वीना जी को बीच में रोकते हुए कहते हैं, अरे मुझे क्या कोई समस्या होगी? आप कह रहे हैं तो अच्छी ही लड़की होगी, और आपने चुना है तो कुछ सोच समझकर ही चुना होगा। वीना जी ने एक सांस में ही अपनी बात पूरी कर डाली। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपकी बातों में समानता नजर नहीं आ रही है। राजीव ने अपना बैग उठाते हुए कहा, अरे मैं सच कह रही हूँ, सच्ची। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर अवनी को कोई बहन है तो उससे हम अपने भोलू की शादी कर देते हैं तो दोनों लाइन पर आ जाएंगे। वीना जी ने बातें बनाते हुए कहा, जो शायद राजीव जी ने नोटिस कर चुके थे, इसीलिए सीधे बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गए। वीना जी ने लंबी सांस ली। इन दोनों बाप बेटे के बीच में मैं पिसकर रह जाती हूँ। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। हे माता रानी, अब आप ही कुछ करो। माता रानी क्या करेंगी अब जब मेरी माता कुछ न कर सकी? आवाज सुनकर वीना जी पलटी। क्या कह रहा है ऋषि? तुम? वीना जी ने अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कह रही थी? आप क्या कह रही थी? आपके हिसाब से आप दुनिया की सबसे निडर इंसान है। अरे आपकी सिट्टी बिट्टी गुल क्यों हो जाती है? आपके हस्बैंड कम ऑफ ज्यादा लगते हैं। जो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ जी, दुनिया का सबसे नालायक है। क्या बोल रही थी आप उनके सामने? अरे मैंने आपको भेजा था मेरी शादी कैंसिल करवाने। आप तो साहिल को भी सूली पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आप क्या तब से लगा कर रखा था? एकदम सही कह रहे थे तुम्हारे डैड, एकदम बिगड़े हो। मैं बिगड़ा हुआ हूँ। ऋषि ने वीना जी को बीच में रोकते हुए कहा, क्या बिगड़ा है मैंने? जिम्मेदारी क्या होती है पता भी है तुझे? 26 का होने वाला है। क्या किया अब तक तूने? वीना जी ने सपाट लहजे में कहा, नहीं किया ना तो कर लूंगा मॉम, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? ऋषि ने मुंह लटका कर कहा, बच्चे तू भी जानता है तेरे डैड ने बोल दिया ना तो तू भी तैयार हो जा। तेरे डैड ने सोच समझकर ही उसे चुना है, और वो बता रहे थे कि एक होशियार लड़की है, जिम्मेदार है, तो अपनी लाइफ शेयर
करने के लिए तैयार हो जाए। मैं अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड भी शेयर न करूं और लाइव तो दूर की बात है, ऋषि ने झुंझलाते हुए कहा। चल आ नाश्ता कर ले, वरना तो तू पूरा दिन बर्बाद कर देगा मेरा। वीना जी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, यहाँ आपके बेटे की लाइफ बर्बाद हो रही है और आपको नाश्ते की पड़ी है। सच में मैं आपका ही बेटा हूं ना, कि किसी मंदिर या दरगाह से उठाकर लाए थे डैड? ऋषि ने कहा। दरवाजे पर से पलटते हुए वीना जी ने हैरानी से कहा, तुझे किसने बताया? क्या सच्ची? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, चौंकते हुए ऋषि ने कहा। मजाक कर रही हूँ, बाहर आ वरना शादी का पतला हो जाएगा मेरा बेटा। वीना जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने के बाद? ये डैड खुद को समझते क्या है? मतलब मेरी शादी के बारे में मुझसे एक बार बात नहीं की, हद होती है। खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, खुद के आगे किसी की चलने नहीं देते। बहुत बड़े बड़े मतलब, बड़े 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 मतलब दादी। ओह गॉड। चेहरे पर मुस्कान के साथ, ओह गॉड, क्या जरूरत थी मुझे एक्स्ट्रा दिमाग देने की? डैड को उनके हिस्से का मिलना चाहिए था। बाहर झांकता है, कोई सुन तो नहीं रहा, खासकर वो चमची। लंबी सांस लेते हुए, अगर दादी को अपने साथ मिला लिया तो डैड, क्या उनके डैड भी कुछ नहीं कर सकते? यस दादी, दादी वेयर आर यू माई स्वीटी प्यारी दादी, कहाँ हो आप? ऋषि लगभग चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। एक छोटे से कमरे के सिंगल बेड पर एक लड़की एक तस्वीर को गले से लगाकर बैठी हुई थी। कमरा देखने में छोटा था पर पूरी तरह से व्यवस्थित था। दरवाजे से लगे दीवार पर 4-5 लाइनों की सेल्फी थी जिसमें बुक्स का अंबार लगा था। सेल्फ थे जिसमें बुक्स का भंडार लगा था। वो इतनी ज्यादा कि उसमें एक पतले से किताब को रखने की जगह नहीं आ रही थी। दीवार से लगे खिड़की के सामने एक स्टडी टेबल जिस पर कुछ किताबें और एक लैम्प था। दूसरी दीवार पर एक मिड साइज का मिरर लगा था जिस पर कोई अपने शरीर के अंधों तक देख सकता था। उसी दीवार में लगा कुछ एक अलमीरा रखी हुई थी जिसके दरवाजे शीशे के है, जिसमें रखी उपाधियां साफ दिखाई दे रही थी। कई सारी ट्रॉफी, रंग बिरंगे फीते में लटके हुए मेडल, बेड से लगा एक छोटा सा ड्रॉ टेबल। मैं कैसे शादी, मतलब उस इंसान से? बाबा को कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। मैं नहीं कर सकती उससे शादी। आपको तो बताया था ना, कितना परेशान किया था उन तीनों ने मिलकर, खासकर उस बदतमीज लड़के ने। मतलब आपको याद है ना माँ, क्लास में 6 क्लास में उसने मेरे बालों में च्युइंगम चिपकाया था। उसके बाद मुझे टकला होना पड़ा। फिर मैं टोपी पहनकर जाती थी, लेकिन उसका मन तब भी नहीं भरा तो उसने पूरे स्कूल असेंबली के सामने मेरी टोपी तक उतार दी। कितना एबोरॉनवे फील हुआ था। तब लोगों ने नाम क्या दिया था मुझे? मिस बोरिंग बिन, किताबी कीड़ा, जागती आत्मा, टकली गंजी, उजड़ा चमन, न जाने क्या क्या। मेरी स्कूल लाइफ फिर कॉलेज लाइफ, सब मतलब हर जगह मेरे पीछे पड़े रहते थे। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो इंसान किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। दिल्ली का सबसे ब्रिगेल, बदतमीज, आवारा, हर बुरा शब्द उसके लिए कम है। नहीं, मैं उस लफंगे इंसान से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे बिना किसी लक्ष्य के जी रहा है वो इंसान, और जिंदगी को किसी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकती। नो वे। बाबा को एटलीस्ट एक बार तो पूछना ही चाहिए था ना। मैंने कभी उन्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। आप भी तो चली गई ना छोड़कर। पता नहीं, जिसके बिना मैं रहना का सोच भी नहीं सकती, वो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आंसू की धारा गालों पर लुढ़क जाते हैं। मैंने सोचा था ऐसा इंसान जो मेरा साथ दे, रिस्पेक्ट करे, केयर करे। बाबा की तरफ पर मेरी किस्मत काश आप होती मेरे साथ माँ। आपकी अम्मी बिल्कुल अकेला फील कर रही है। नो बडी इज देयर फॉर मी। आंखों से आंसू की एक धारा बह जाती है। अब उसका ध्यान खटखटाते दरवाजे की तरफ जाता है जो पिछले 10 मिनट से खटखटा रहा था। बेटा, मेरी एक बार बात तो सुन लो। देखो सोना, कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम
दरवाजे के बाहर से आवाज आ रही थी। अब क्या बात करनी है आपको? अब जाइए, शादी की तैयारी कीजिए, अवनी शांत से स्वर में कहती है। मैं तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। अवनी, बेटा खोलो, देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। दरवाजे के बाहर से आवाज आनी बंद हो जाती है। बाबा, बाबा, अवनी बोलते हुए बेड से उतरते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। बेड के सिरहाने में कारीगरी के नमूने थे। इसी तरह कमरे में कुर्सियों में भी सेम पैटर्न थे। एक दरवाजे पर एक रोलदार बुजुर्ग की तस्वीर लगी थी, जिस पर आर्टिफिशियल फूलों की माला लगी हुई थी। कमरे में एक साइड अलमारी और उसी के एक साइड में बाथरूम और एक दरवाजा और था, जो बाहर गार्डन में खुलता था। दादी इस वक्त सबसे पसंदीदा काम कर रही थी। कभी न खत्म होने वाले इंडियन ड्रामा देख रही थी। दादी की उम्र 75 वर्ष की ऊपर रही थी। चेहरे पर मोटा गोल चश्मा, फीकी रंग की कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। दादी, आप कहाँ हैं? ऋषि बोलते हुए दरवाजे तक आता है। ऋषि के आवाज आने पर दादी दरवाजे की तरफ देखती हैं। हाय, इस वक्त कहाँ से जाऊंगी? इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ रही है? आप बता, क्या काम है? ऋषि आकर बेड पर दादी के पैरों के पास बैठ जाता है। ऋषि, क्या बात करती हो दादी? जब काम रहेगा तभी आपको याद करूंगी। वैसे याद करूंगा, वैसे क्या कर रही हूँ दादी? देखना, इतनी जालिम बहुएं खुद तो ऐसे मौज में जिंदगी काट रही हैं, अपनी बूढ़ी सास को एक बार भी नहीं पूछती। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। एक मेरे समय था कि आंख उठाकर देखते नहीं थे अपने सास ससुर को। ऋषि, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसी बहुओं से अच्छा तो कोई शादी ही न करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं शादी ही नहीं करने वाला। आप डैड को बोल दो कि मैं नहीं करने वाला शादी। कैसे ही वैसे ही दो बहुओं का अत्याचार सह रही है मेरी दादी, अब तीसरी नाना। ऋषि ने जितना बन सका उतनी बातें बनाकर कह डाला। दादी, ऋषि के गाल पर हाथ फेरते हुए, मेरा बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं था इतना सोचता है तू मेरे बारे में। ऋषि दादी के पैर दबाना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि बात बन जाए। ऋषि, मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ हरदम। आखिर आखिर इतनी अच्छी दादी कहाँ से मिलेगी मुझे? तो आप कह देना डैड से कि आप नहीं चाहती मेरी शादी उससे करें। दादी, मैं क्यों नहीं चाहूंगी अपने पोते का घर बसाना? इतनी अच्छी लड़की है और तो और तेरी माँ के तरह की नहीं है। दादी के लिए इतना ही काफी था। मिली हूं मैं उससे एकदम शांत, शब्द गिन कर बोलती है, तेरी चाची की तरह तो नहीं, काम ना धाम, दिन भर बकबक। ऋषि, कैसे बात करती हैं आप भी दादी? एक मुलाकात में किसी के बारे में क्या पता चलेगा? और मॉम को भी तो आप ही पसंद करके लाई थी ना? दादी, कैसे बात कर रहा है? मैं क्यों पसंद करने लगी तेरी मॉम को? मैंने तो अपनी सहेली की बेटी चांदनी को पसंद किया था, पर तेरे दादाजी जिद पर आ गए और अपने दोस्त की बेटी को बहू बना कर ले आए। फिर तो तेरी चाची ने ऐसा प्रेम जाल बुना कि मेरे छोटे बेटे की जुबान से एक बात निकलती, शादी करूंगा तो इसी से। ऐसे करते करते दोनों बहनें मेरे सिर पर आकर बैठ गईं। ऋषि अपने मन में सोचने लगा, कहाँ मैं इनको अपने दुख दर्द बताने आया था और कहाँ ये अपने गम ए दास्तां सुना रही हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता था, दादी की हर बात अपनी दोनों बहुओं पर जाकर खत्म होती थी। ऋषभ अब पैर दबाना छोड़ देता है और आखिरी बात कहने के लिए खड़ा हो जाता है। ऋषि, अब आप किसी और लड़की को ढूंढ लो जो आपको पसंद हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ 25 साल का ही हूँ। दादू, हाँ तो मुझे पसंद है। कहाँ मिलेगी ऐसी बहू? राजू बता रहा था, बहुत काबिल और जिम्मेदार है। मैं तो चाहती हूँ कोई मेरी तरह जिम्मेदार बहू आए इस घर में और मैं सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप कर चैन से तेरे दादा के पास जाऊं। तू पैर दबाना, खड़ा क्यों हो गया? ऋषि झल्लाते हुए, बहुत काम है मुझे। आपकी जो बहू आएगी ना, उससे अपने पैर, हाथ, पीठ, गला सब दबवा लेना। ऋषि को पता चल गया था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो अपने कमरे के तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों से आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक कमरा दिखा। ऋषि अपने आप से,
मैं कहाँ उन पुराने ख्यालातों वाले लोगों से दुहाई लगा रहा था। मेरी मदद कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मेरे अपने लव गुरु कर सकते हैं। उसने अपने कदम पीछे किया और कमरे में बढ़ गया। कमरे में नीता जी संजीव जी कोई टाई बांध रही थी। ये होता है सच्चा प्यार। ये कहाँ लोग बॉलीवुड की मूवी में रोमांस देखने जाते हैं। नीता जी और संजीव जी दोनों आवाज की तरफ पलटते हैं। ऋषि दरवाजे पे कंधे टिकाकर खड़ा था। नीता जी, ऋषु, तू कब आया? ऋषि, चाची, ये जरूरी नहीं कब आया, जरूरी तो ये है क्यों आया। ऋषि जाकर बेड पर बैठ गया। संजीव जी, हाँ कोई काम है? नीता जी, परेशान लग रहा है, किसी ने कुछ कहा? एक मिनट, निकी से फिर लड़ाई हो गई? अरे वो बच्ची है। नीता जी आकर ऋषि के बगल में बैठ जाती हैं। ऋषि, चाची आप मेरी परेशानी की वजह पूछ रही हैं। आपको पता नहीं है, सब मिलकर मेरी अरेंज मैरिज करने पर तुले हुए हैं और मैं ठहरा आप दोनों का मुरीद मैं कैसे कर सकता हूँ अरेंज मैरिज? नेताजी, पर भाई साहब। नेताजी को बीच में रोकते हुए ऋषि बोला, डैड, उन्हें क्या पता, एजी ओजी से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है अरेंज मैरिज। मैं लव मैरिज के सपने सजा रहा था। नेताजी का हाथ पकड़ता, आप दोनों की तरह। संजीव जी, अब कुछ नहीं हो सकता, भाई साहब ने कह दिया फिक्स। अब तो बात नहीं टाल सकते। जरूरी नहीं कि लव मैरिज में ही प्यार हो, अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छी साबित होती है। अच्छा यही होगा कि जिंदगी इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो। संजीव अपना बैग लेकर कमरे से बाहर जाते हैं। ऋषि अब उम्मीद भरी नजरों से नेताजी की तरफ देखता है। नेताजी ऋषि के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, ऋषि, तू जानते हो भाई साहब के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और माँ जी कुछ और ही मतलब निकाल लेंगी, पर मैं दादी से बात करती हूँ। ऋषि धीरे से, कोई फायदा नहीं है नेताजी, तुम भी जानते हो, मैं जानती हूँ, वरना मेरी रोबोट बहन सारे काम अकेले करके बैठ जाएगी। डोंट वरी, होगा वही जो भगवान ने सोचा होगा और वो कभी गलत नहीं सोचेंगे। आप सबको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।